लोग कहते हैं कि साहब लाल किला पार्लियामेंट लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। तो एक उर्दू के मशहूर व्यंग्यकार हुए मुश्ताक अहमद यूसुफी, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही। बोले बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। तो फिर बात ही खत्म है। क्या जोरदार इंडिया डिजिटल हुआ है साहब। आदमी न सिर्फ 59 करोड़ का लोन 1 मिनट में ले सकता है, बल्कि 1 मिनट में 59 करोड़ रुपए लेकर के भाग भी सकता है। यार इतना ही तो पूछ रहे हैं कि इतना पैसा एक ही आदमी को क्यों दे दिया। पूरी सरकार की ताकत लगी हुई है। ये चीजें अच्छी नहीं है, सवाल पूछा जाना चाहिए। जांच कर लो, बिठा लो, जो चीज है सामने आ जाएगी। नहीं लिया तो तुम्हारी जायज है, उसमें क्या खास बात है? आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा 5वां। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की। अब तालियां बजेंगी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। तो जमाना बड़ी चैन से सो रहा है, जो होता था पहले वो ही हो रहा है। पहले 1-1 रुपया 10 आदमी खाते थे, अब 10 रुपये एक ही आदमी खा रहा है। इतना जा फर्क है, बस और क्या। एक रचना अंतिम में सुना देता हूं आपको। एक मैं कवियों पर भी सुना दूं, इजाजत हो तो? हाँ जरूरी है। हाँ कवि लोग भी ध्यान से सुने, हम कितने एक पानी में। रचना का शीर्षक पे ताली कूट दोगे। रचना का शीर्षक है हे। इसके पहले मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं आपको। अकबर के काल में अष्टछाप के कवि थे कुंभन दास। वो कृष्ण भक्ति करते थे, भरतपुर के आसपास रहते थे। तो अकबर को ये शौक था कि बड़े बड़े विद्वान, हर क्षेत्र के जो विशेषज्ञ थे उनको बुला करके उनकी सुने, उनका मान सम्मान करें। तो कुंभन दास को भी बुला लिया। तो वहाँ फतेहपुर सीकरी राजधानी थी। तो कुंभन दास चले गए, 2-4 दिन रहे वहाँ। उनका दम घुटता था, लेकिन चूंकि बादशाह ने कह दिया तो चलो लिहाज में चले गए। जब वो रवाना होने लगे तो अकबर ने ऐसे इशारे में कि महाराज कुछ चाहिए, जैसे कोई मंदिर के लिए जमीन ले लो या कुछ ऐसा। तो कुंभन दास ने एक पद सुनाया जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में है। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। कि महाराज आज के बाद मत बुलाना आप, बादशाह सलामत। संतों को तुम्हारी फतेहपुर सीकरी से क्या लेना देना। आते जाते में तो पांव की जूतियां टूट गई, राम का नाम लेते थे वो और भूल गए। तो हम जो काम कर रहे हैं वही करने दो। अब आजकल के कवि देखो कैसे हो गए, इस बैकग्राउंड के बाद समझ में आएगी। हे। ज्यों ही मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हिंदुस्तान के अधिकतम भूभाग का अधिपति हुआ, त्यों ही कवि कुंभन दास ने अब्दुल रहीम खान खाना को फोन मिलाया। रहीम ने पहली घंटे में फोन उठाया, कहो कुंभन दास जी आज हमारी याद कैसे आई। फारसी, संस्कृत, हिंदी के उद्भट विद्वान व कवि, आलम पनाह अकबर के मुख्य सेना नायक और नवरत्नों में से एक, रहीम के मुख से बिना किसी पूर्व परिचय के यूं अपना नाम सुनकर कुंभन दास को विस्फोटक आश्वस्ति हुई कि जब रहीम की फोन बुक में नाम फीड है तो गुड बुक में भी हुआ ही समझो। कुंभन दास ने पूछा, आजकल बादशाह सलामत दिल्ली में है, आगरा में है कि फतेहपुर सीकरी में है। रहीम बोले जी फतेहपुर सीकरी में है। तो कुंभन दास ने कहा तो आलमताब के सानिध्य में जमाओ सीकरी में कवि सम्मेलन। रहीम बोले लेकिन कुंभन दास जी जहां पनाह तो कविता वगैरह समझते ही नहीं है। कुंभन दास बोले ये तो और अच्छी बात हुई। हेलो, सीकरी में कवि सम्मेलनों का सिलसिला सदैव के लिए चल पड़ेगा। बस अब ध्यान से सुनना, बस आप तो शहंशाह हुजूर तक ये रहस्य पहुंचा दो कि काठ से बंद कर ही पत्थर तैर सकता है। कवि ही की कलम में वह धार होती है कि जघन्य जनसंहारों को भी दुनिया धर्मयुद्ध मानने लगती है। कवि ही की वाणी में वह जादू होता है कि राजा की प्रत्येक मूर्खता को उसकी लीला सिद्ध कर दे। रहीम बोले लेकिन कुंभन दास जी, समापन पर मोहब्बत देना, लेकिन कुंभन दास जी आप तो कभी अपने एक पद में संतन को कहा सीकरी सो काम कह चुके हैं। कुंभन दास बोले वह तो मेवाड़ वालों ने कवि सम्मेलन में बुला लिया था, इसलिए कहना पड़ा हे।
तो सत्ता के लोभ में, सुविधाओं के लोभ में आदमी किस तरह से अपनी निष्ठाएं बदलता है, तो कवि की जिम्मेदारी बनती है वो जनता की आवाज बने। अब रचना अंतिम सुना देता हूं, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। वे भी क्या दिन थे, खूब आपने सोशल मीडिया पे सुनी, लाइव सुनने का एक अलग आनंद है। तकनीक ने बड़े काम किए, भौगोलिक दूरियां कम कर दी, लेकिन आदमी से आदमी को दूर कर दिया, और अब तो आदमी खुद से दूर होता जा रहा है। पहले सुविधाएं कम थी, सुख बहुत था, जीवन में संघर्ष और चुनौतियां थी तो रोमांच भी बहुत था। वहीं से मैंने एक रचना निकाली, वे भी क्या दिन थे। पुराने समय की जो विसंगतियां, विरोधाभास हैं, उनका आनंद ले, सुनिए। वे भी क्या दिन थे। मैं तो, आप देखो सोशल मीडिया का भी जो हाल है, निदा फाजली साहब का एक शेर है, अगर थोड़ा अदल बदल फेर बदल के साथ कहूँ तो कहना चाहूँगा कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है मोबाइल हटा कर देखो। आदमी के पंजे में मोबाइल क्या है, आदमी खुद मोबाइल के पंजे में आ गया। यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता वो भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरे कवि सम्मेलन की एक ही क्लिप को साल में 100 बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। तो आमने सामने सुनने का अलग आनंद है। सुनिए साहब, वे भी क्या दिन थे। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। और अगली पंक्तियों पर आपकी मोहब्बत मिलेगी। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और परिवार में बोलचाल बंद है। आप लोग इन कवियों को 2 पैसे देते हो, हम थोड़ा सुख सुविधापूर्ण जीवन जीते हैं, हमारे बच्चे अच्छे शिक्षा हासिल कर रहे हैं, सुविधाओं के साथ रहते हैं, उसके बावजूद कवि सम्मेलन हम लोगों के लिए धंधा नहीं, एक मिशन है। हमारी कोशिश रहती है मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया, सोशल मीडिया में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। पुराने समय के विरोधाभास देखें, तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को साथ साथ पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और एक कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, मातृभाषा, चाहे आपकी बूंदेली हो, चाहे निमाड़ी हो, चाहे मेवाड़ी, पंजाबी, सिंधी, कुछ भी हो, बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, और इन पंक्तियों पर आप तालियां रोक नहीं पाओगे, मैं आपको चुनौती देता हूं। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो मैं भी टाइम पास के लिए देख रहा था, तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी कि जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ है। अब अपना बचपन और किशोरावस्था याद करें। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा, ये गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था,
फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं, जिसमें बेकाबू टेक्नोलॉजी और मिल गई। नतीजा क्या हुआ? मनुष्य के भीतर है सुरक्षा बोध। और वैसे भी साहब आप पढ़े लिखे लोग हैं, पूंजीवाद में दो चीजें बिकती हैं, डर और सपने, और पूरी दुनिया में यही बेचा जा रहा है। लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताशपत्ती खेल रहे। शूर्पणखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है, और हर पुरुष की जो घर में औकात है, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। याद आती हैं वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो ये हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। और बारीक व्यंग देखें, यात्री काठ की सीटों पर काट के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीय मनुष्य का मनोविज्ञान देखना, और मनोविज्ञान ढंग से पकड़ लो और समझ जाओ तो मुझे बताना भी। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और फिर आपकी मोहब्बत मिलेगी। क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। खत लिखता हूं खून से स्याही ने समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल स्याही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। टेलीविजन ने एक नुकसान यह भी किया कि जो सुनने वाली कलाएं थी उनको भी देखने वाली कलाएं बना दिया, इसलिए वो हम उतना ग्राह्य नहीं कर पाते उस बात को। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। बिना लाइसेंस का रेडियो बजाना अपराध था। उसको हम पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराते थे 10 साल बाद। रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकीनंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी तालियां उठेंगी। गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते हैं।
बड़ी मोहब्बत दी, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन। मैं इसकी अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूं, उस पर तालियां बजा देना, वरना 3 उल्लेख फिर शुरू कर सकता हूं। सच है गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है, तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा।